news anchor, motivational speaker, and trainer Meenakshi Mirchandani. Welcome, guys, to the initiators, and welcome Miss Meenakshi Mirchandani. We welcome to her on podcast. Hello everyone, how are you? Hi Rudraksh. Hi. So I'm going to ask you so many questions today. So which language? तो आज मैं इसका मतलब ये है कि आज मैं आपके गन पॉइंट पर हूँ, ओके? Quite interesting, मुझे बहुत मजा आने वाला है. I'm just kidding. So which language would be fine for you? Actually, Hindi is my first language, so I'm comfortable with it. So we will converse in Hindi only. या सो ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट सेगमेंट. जैसे कि हमारे सारे लिसनर्स को पता है, हमारा फर्स्ट सेगमेंट हमेशा एक ही रहता है, जो है लाइफ स्टोरी. सो यू आर अ न्यूज एंकर, मोटिवेशनल स्पीकर. मैं करेक्ट करने चाहूंगी रुद्राक्ष आपको कि आपने मिस मीनाक्षी मीरचंदानी बोला, जबकि मैं मिसेस मीनाक्षी मीरचंदानी हूँ. आपने कंफ्यूज कर दिया ऑडियंस के. सॉरी. पहले तो मैं ये बताऊंगी, शादीशुदा हूँ, 2 बच्चों की माँ हूँ. और पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? या सो एज अ स्टूडेंट आप कैसे थे? ओके, तो शादी से पहले से ही हम लोग शुरुआत कर लेते हैं, ठीक है? या मेरा जन्म जो है वो एक प्रॉस्पेरियस घर में हुआ था, बट लाइक एक टाउन कह सकते हो आप. विलेज भी नहीं था, टाउन था. और बट यूं कहिए कि प्रॉस्पेरियस तो थे हम लोग, बट नैरो माइंडेड, कंजर्वेटिव माइंडेड बोलते हैं ना हम लोग. लाइक इस तरह की उनकी थिंकिंग रही थी. तो जब मैं बॉर्न हुई थी तो सबसे बड़ी थी घर में. ऑफ कोर्स मैं सबकी लाडली थी. मेरे पापा और वो 5 भाई थे, और 5 भाइयों में से सबसे बड़ी मैं थी. उनकी डॉटर मैं सबसे बड़ी थी. तो ऑफ कोर्स मेरी बुआएं थी, 3 बुआएं थी और 4 काका मेरे रहते. तो मैं सबकी लाडली थी एक्चुअली. ये बात तो ठीक है, लेकिन मैं क्या थी, बहुत ही एम्बिशियस थी बचपन से ही, बहुत ही ज्यादा. ओके. मुझे जैसे जैसे मैं बड़ी होती चली गई, तो हमारा घर ऐसा था कि जहाँ पढ़ाई लिखाई को इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था, एजुकेशन को कोई इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था, जबकि मैं पढ़ना लिखना चाहती थी. तो उसके साथ साथ मुझे डांस का बहुत शौक था. मैं डांस में बहुत ही ज्यादा एक्टिव भी थी. मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी भी लगती थी बचपन से ही. लेके हार्डली मैं बहुत ही, यूँ समझो कि मैं 6-7 साल की थी, तब से मैंने कहीं देखा था कि भरतनाट्यम सिखाया जा रहा था. तो मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने घर में आके वो चीज़ बताई. तो मैं ये था कि टीवी के सामने हमेशा बैठ जाती थी. जब भी कोई सॉन्ग आता था तो उसे कॉपी करने की कोशिश करती थी कि डांस करो. तो डांस में काफ़ी अच्छी थी. उन दिनों में ऐसा था कि डांस को अच्छा नहीं माना जाता था यूजुअली, और कोई क्लासेस वगैरह भी नहीं थे. तो उस समय इतना अच्छा नहीं माना जाता था. सबको ऐसा लगता था कि ये कैसे नाच रही है सारा दिन. पापा मम्मी को ऐसा लगता था कि ये लड़की होकर इतना सारा दिन नाच रही है, ये वो. लेकिन मेरी बुआ जो है वो लिटिल बिट थोड़ी एडवांस थी. तो एक बार वो मुझे लेके गई. उन्होंने देखा कि ये काफ़ी डांस की तरफ अट्रैक्ट है, तो उसे मतलब एक सीखना चाहिए, प्रोफेशनल लेवल पर उसे सीखना चाहिए. तो मुझे वो लेके गई भरतनाट्यम क्लासेस में. ठीक है कि भरतनाट्यम क्लासेस तो बहुत ही अच्छे होते हैं. भरतनाट्यम तो हमारा ट्रेडिशन है, तो उसमें कोई बुराई भी नहीं है. वो मुझे वहाँ छोड़ के आई. तो पापा को नहीं बताया. हाँ, मेरे पापा को उन्होंने नहीं बताया कि उसे भरतनाट्यम की क्लासेस हमने ज्वाइन करवाए हैं. बट ये चीज़ है ना कि खुशबू कभी भी छुपती नहीं है किसी भी चीज़ की. तो पापा को कहीं से भनक लग गई. जैसे मेरा छोटा टाउन है तो पता तो चलने वाला ही था. तो नहीं पता तो चला ही, ठीक है. तो जो मेरी बुआ ने डांट खाई कि नचनिया बनाना है, डांसर बनाना है, इसे क्या बनाना है, घर की चाहत है, अच्छा लगता है, तो हो गए मेरे क्लासेस बंद, ठीक है. बट बोलते हैं ना, मेरा जो शायद मेरी इनबिल्ट वो क्वालिटी थी मुझमें, वो कभी छुप नहीं सकी, या मैं अपने आप को रोक नहीं पाई. तो बंद कमरे में भी मैं हमेशा डांस करती रहती. तो मैं स्टडीज में भी अच्छी ही थी, नो डाउट. मुझे स्टडीज भी बहुत ही पसंद थी, बट डांस मेरा पैशन रह चुका है. जैसे जैसे बड़ी होती गई वो मेरा पैशन बनता गया, और ज्यादा बढ़ता गया. और स्टडीज भी मुझे उतनी ही पसंद थी. लेकिन जब भी मैं डांस करती या मैं पढ़ाई की बात करती तो पापा सिर्फ यही बोलते कि जाके रोटियां ही तो बेलनी है, करना क्या है. मेरे दादाजी भी थे उस वक्त. रोटियां ही तो बेलनी है, करना क्या है, लड़की चाहता है, करना क्या है तुझे. यहाँ मुझे बोलने का उतना ही शौक होता था. तो हमें बचपन में यही बोला जाता था कि इतना मत बोल छोकरी,
तू लड़की चाहता है, तुझे अच्छा नहीं लगता बोलना। अरे बोलने पे भी अधिकार क्या उनको भी विरासत में दिया गया है कि लड़कों को विरासत में ये चीज दी गई है क्या? ये पूछना चाहती हूँ आज। लेकिन ठीक है, पापा मम्मी कहीं हद तक, मम्मी नहीं बट पापा कहीं हद तक सही थे कि शायद लड़की है, छोटा सा टाउन है, उनको दिमाग में सिर्फ इतना ऐसा ही रहता था कि बाहर जाके वो आउट ऑफ ट्रैक ना हो जाए, गलत संगत में ना पड़ जाए। और यूँ था कि उनकी और भी बेटियां थी, मुझे और भी बहनें हैं, मेरी 5 बहनें हैं पीछे पीछे, तो उन्हें किसी न किसी समाज का उनको डर लगा रहता था। तो हुआ यूं कि जैसे जैसे बड़ी होती चली गई, ऐसे देखा जाए कि जो जो चीज मुझे मिलनी चाहिए ना, जो जो चीज की मैंने चाह रखी हो, वो चीज मुझे मिल नहीं पाई। जैसे 10th में था तो एक ऑप्शन था कि साइंस लेना है या कॉमर्स, तो मुझे सिर्फ मेरा माइंड हमेशा प्रैक्टिकल ही रहा, राइट, कि जैसे मुझे मैथ्स और साइंस में ही मुझे इंटरेस्ट रहा है हमेशा। तो मैंने चूज किया कि मुझे साइंस लेना है। अब मैं साइंस में एक्चुअली क्या है कि मैं डर डर के ले रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे पढ़ाई का उतना टाइम नहीं दिया जाएगा, एंड ऑल्सो और मेरी टीचर भी मुझे जबरदस्ती ले गई थी कि आप अच्छे हो पढ़ाई में, साइंस और मैथ्स में मार्क्स आपके अच्छे हैं, तो आपको तो लेना चाहिए साइंस, आप क्यों नहीं ले रहे हो? तो मैंने कहा तो के ले लेते हैं। तो बट जैसे ही आई घर में, मैंने बताया कि मैं साइंस ले रही हूँ, हाँ 2-3 दिन मैं गई थी साइंस के क्लासेस में, तो किसी ने आके मेरी मम्मी को ये भड़काया कि साइंस तो बहुत हार्ड है, सारा दिन पढ़ती रहेगी, फिर घर का काम नहीं करेगी तो शादी कैसे करेगी, और शादी के बाद खाना नहीं बनाएगी तो ससुराल वाले क्या कहेंगे उसे। तो ये सब चीजें उस समय फिर क्या था कि मम्मी ने बोला कि नहीं साइंस नहीं लेनी है, कॉमर्स ही लेनी है। तो मेरा मन कहीं ना कहीं वहाँ थोड़ा टूट गया था, पर इट्स ओके, मैं एक्सेप्ट करती गई सिचुएशन को, लगती गई। और ठीक है, कॉमर्स में भी मुझे इंटरेस्ट होने लगा, अकाउंट्स भी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, स्टैट्स भी इंटरेस्टिंग ही रहा है मेरे लिए, तो चलता गया। लेकिन कॉलेज में जैसे ही पहुंची, तो कॉलेज में पहुंची तो मेरे लिए कॉलेज से पहले ही मेरे पापा ने लड़के देखना शुरू कर दिया। मैंने कहा माय गॉड पापा, मुझे पढ़ना है, अभी मुझे तो पढ़ना है, एटलीस्ट मेरा ग्रेजुएशन तो कंप्लीट होने दीजिए। तो उन्होंने बोला कि नहीं भाई, चपातियाँ ही बनानी है तुझे, जाके हमको नौकरी शौकरी नहीं करवानी तुझे। तो ये बात हो गई। तो हालांकि मैं पढ़ना चाहती थी, लेकिन एसवाई में ही उन्होंने मेरी शादी करवा दी। फिर हुआ यूं कि ठीक है, सिचुएशन को एक्सेप्ट करती हुई चलती गई। शादी हो गई, ससुराल में भी ऐसा ही एटमॉस्फेयर था कि हम लोग को सिर्फ किचन में ही जिंदगी अपनी बितानी है, ऐसा था। जैसे काम के साथ ही हमें अपनी लाइफ बितानी है। 13 साल तक तो मैंने सर पे दुपट्टा रख के ही काम किया है। सिर्फ मुझे पता भी नहीं था कि बाहर की दुनिया होती कैसी है। बाजार भी मैंने, मार्केट भी मैंने, इवन मुझे याद नहीं है कि मैंने अच्छे से कभी देखा हो, ऐसा था। बट थोड़ी सी फाइनेंशियल कंडीशंस भी हमारे पूरे घर की ठीक नहीं थी उस वक्त, तो हमेशा मम्मी पापा को हेल्प करनी पड़ती थी मेरी, तो मुझे वो चीज़ रास नहीं आई। तो मैंने कहा चलो, कहीं ना कहीं मुझमें वो टैलेंट था कि मैं पढ़ाना, मुझे एक टीचिंग क्वालिटी मुझमें जो है वो थोड़ी सी इंग्लिश क्वालिटी थी शुरू से ही। तो मैंने कहा चलो घर बैठे ही हम लोग ट्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैंने ट्यूशन लेना स्टार्ट किया। तो उनमें से जो पैसे मिले, है, तो उनमें से जो पैसे मिले, पर हेल्थ वाइज जो देखा जाए कि मैं थोड़ी सी हेल्दी ही रही हूँ, थोड़ी फैटिक काइंड ऑफ रही हूँ मैं। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बाहर निकलूंगी तो शायद मैं अपने आप को, अपनी हेल्थ को ठीक कर पाऊंगी। तो ऐसे करके बाजू में भरतनाट्यम के क्लासेस, पता नहीं कैसे, देखिए भगवान अपने आप ही, हम जो सोचते हैं ना, जिस चीज को हम चाहते हैं ना दिल से, वो बोला जाता है ना कि पूरी कायनात, वो डायलॉग है ना उस फिल्म का, पूरी कायनात आपको मिलाने पे तुल जाती है। तो ये चीज शायद मेरे साथ ही हुई रुद्राक्ष, कि मैं ट्यूशन की मुझे पैसे मिले और बाहर रही थोड़े एक ही वॉकिंग डिस्टेंस पर भरतनाट्यम के क्लासेस थे, तो वो मैंने ज्वाइन कर ली थी। कि मैंने कहा चलो ठीक है, डांस के साथ साथ मेरा वेट भी रिड्यूस हो जाएगा, वेट भी बैलेंस में रहेगा, वो चीज़ हो जाएगा। बट घर में ये मैंने नहीं बताया, घर में मैंने बताया कि मैंने योगा क्लास में जा रही हूँ, ऐसा बताया था कि शायद उनको अच्छा ना लगे ससुराल वालों की, तो कि शादी के बाद भी ये नाच रही है इस तरह से। तो ये चीज़ थी। फिर हुआ यूं कि 1 साल मैंने किया, फिर धीरे धीरे 1 ही साल में फिर मैंने कहीं दीपल टीचर है मेरी, उनके वहाँ मैंने ज्वाइन किया। वो क्लासेस वहाँ बंद हो गए, फिर मैंने दूसरी जगह ज्वाइन किया। तो 1 ही साल में मैंने 3 साल का कोर्स एक साथ कर लिया वहाँ। हाँ, और मुझे खुशी तब हुई कि मैंने टॉप किया उसमें फर्स्ट ईयर में। मुझे इतनी खुशी हुई कि मैंने इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैं करती हूँ। तब मेरे 2 बच्चे भी थे छोटे,
उनको भी मैं पढ़ाती थी, उनकी ट्यूशंस नहीं थी, उनको मैं पढ़ाती थी, ट्यूशंस देती थी। साथ में मैंने 3 साल का भरतनाट्यम का कोर्स कर लिया, तो मुझे एक प्राउड वाली फीलिंग आ रही थी कि नहीं, मैं कुछ कर सकती हूँ अपनी लाइफ में, एक इस तरह से। फिर हुआ यूँ कि एक बार मेरे देवर की शादी थी, तो मेरा बड़ा वाला बेटा है, वो अपने प्रिंसिपल का पेट था उस समय, उनको वो बहुत पसंद था। तो एक बार उसने मस्ती में कह दिया कि आपको मेरे घर पे आना है। उन्होंने अपने प्रिंसिपल को ऐसा बोला और उनके प्रिंसिपल ने हामी भी भरी, वो आने के लिए तैयार भी हो गए घर पे। तो जब रिसेप्शन चल रहा था तो हम लोग डांस कर रहे थे। तो जैसे कि मैं डांस में तो एक्टिव थी ही, शुरू से ही मैं हीरोइन को कॉपी तो करती ही थी। जी, जी। भले पेट से गाइडेंस नहीं था मेरे पास, बट ठीक है, इन दिल क्वालिटी थी तो कर लेती थी। तो वो देख के शौक रह गई कि आप इतना अच्छा डांस करते हो। तो मैंने कहा हाँ। तो बोले आप डांस सिखा सकते हो बच्चों को? तो मैंने कहा मैं क्यों नहीं सिखा सकती हूँ। तो बोले हमारे स्कूल में वैकेंसी है डांस टीचर की, तो आप आ जाइए। तो मैंने कहा ठीक है, इससे बड़ी और मेरे लिए क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि भगवान मुझे खुद रास्ता दे रहा है उस चीज का। फिर हाँ, तो मुझे उस डांस टीचर की जॉब भी मिली नर्सन स्कूल में। 3 साल तक मैंने जॉब की। उसके साथ साथ मैंने भरतनाट्यम के 6 साल कंप्लीट किए। 6 साल साथ साथ में मैं ट्रेनिंग भी लेती गई। फिर मैंने स्पिन अकेडमी से बॉलीवुड ट्रेनिंग भी ली 2 साल के लिए, वेस्टर्न, साल्सा, हिप हॉप और ये सभी फोक भी साथ साथ में सीखती चली गई। तो मेरी किस्मत ने कहीं ना कहीं मेरा साथ देती चली गई। बट किस्मत ने साथ तो दिया, बट बीच में रोक भी दिया। जैसे कि मेरे नीज थोड़े खराब हो गए, तो नीज में खराब हो गए, नहीं थोड़े से कार्टिलेजेस बोलते हैं ना कि गस जाते हैं, वो गस गए थे। और मेरा भरतनाट्यम रुक गया, जहाँ मुझे आरंगेतन कंप्लीट करना था मेरे, तो वो मैं कर ही नहीं पाई। इतना पेन होता था, इतना पेन होता था। ठीक है, भगवान की जिसमें मर्जी, ऐसा सोच लिया। फिर वही कुछ टीचर्स, मॉन्टेसरी टीचर्स ट्रेनिंग का कोर्स कर रही थी। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, ये टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स ही कर लेते हैं। हालांकि देखा जाए कि मेरे पेरेंट्स को भी ये चीज कहीं ना कहीं अखड़ रही थी उस समय। अब नहीं अखड़ती वो चीज उनको, लेकिन उनको वो अखड़ रही थी कि शादी के पास ये डांस कर रही है, अच्छा नहीं है। उनके बच्चों की जब ये शादी होगी तो लोग क्या सोचेंगे, ये वो दिस एंड दैट। उनको भी कहीं ना कहीं ये चीज अखड़ रही थी। तो जैसे कि मेरा भी माइंडसेट उनके साथ बन गया था कि नहीं, शायद मैं कहीं गलत तो नहीं कर रही हूँ। गलत तो नहीं था, हालांकि भगवान की मर्जी थी उसमें, तो वो चीज थी। उसके साथ साथ मैंने मॉन्टेसरी टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स कर लिया। तो चलो ठीक है, नीज मेरे खराब हो चुके थे। मैंने सोचा था कि जैसे ये स्कूल छोड़ूंगी तो दूसरे स्कूल में मैं टीचर की जॉब ले लूंगी। तो मुझे लकीली वहाँ टीचर की जॉब भी मिल गई। हालांकि मेरी एजुकेशन कंप्लीट नहीं थी, एसवा बीकॉम ही मैंने किया था, लेकिन मैंने टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स किया था और दूसरे मेरे एडिशनल जो है वो मुझे सर्टिफिकेशन कोर्स भी मैंने किए हुए थे एक्टिविटीज में। तो उनके बल पर मुझे वो जॉब भी मिल गई थी वहाँ पर। तो बस 7 साल मैंने वहाँ काम किया। 7 साल मैंने वहाँ काम किया। तो डांस में भी मैं एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट करती थी, टीचिंग में भी थी, और मुझे टीचिंग में ही जाना था। अब ऐसा हो रहा था कि नहीं, मेरा जो एजुकेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं वो ड्रीम भी मेरा जो है वो पूरा हो रहा है। तो मैंने टीचर की जॉब मैंने कंटिन्यू रखी, लेकिन शायद भगवान को वो भी मंजूर नहीं था। तो मेरे हार्ट में थोड़ी स्ट्रेंथ स्कूल की ज़्यादा ही थी, 65 से 70 स्ट्रेंथ। तो मुझे ऑल ऑफ सडन अगर मैं कहीं शाउट करने जाती थी, स्ट्रिक्ट तो बच्चों के साथ होना ही पड़ता है, तो मेरे हार्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी। हार्ट में प्रॉब्लम आ गई थी, तो मैं शाउट नहीं कर पा रही थी या उनके साथ में ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं रह पा रही थी। तो कहीं ना कहीं वो जॉब मुझे छोड़नी ही पड़ी। और नहीं, कहीं 2 सालों से मुझे ऐसा भी था रुद्राक्ष के, मुझे बड़े बच्चों के हायर लेवल पे जाना है। हायर लेवल पे मुझे जाना है और मुझे बड़े बच्चों को पढ़ाना है। देखिए, मेरे अपने आप ही मेरे मन में आ रहा था वो चीज। और ये भी बात थी कि उस स्कूल में जब भी कोई फंक्शन होता था तो मैं वहाँ पार्टिसिपेट करती थी। जैसे कोई टीचर्स डे हुआ तो मैं खुद डांस परफॉर्म करती थी। जन्माष्टमी का हुआ, एनुअल फंक्शन हुआ तो बच्चों को डांस करवा देती थी। तो स्कूल के स्टाफ को भी ना ऐसा लगता था कि आप में अलग सा टैलेंट है, आपको कुछ अलग ढूंढना चाहिए, आप किसी अलग चीज के लिए बने हो, सिर्फ टीचर नहीं हो आप, ऐसा लगता है। तो मुझे भी वो कहीं ना कहीं वो लग रहा था 2 साल से कि नहीं, मुझे बाहर निकलना चाहिए। ऐसा था, थोड़ा दम सा घुट रहा था कि नहीं, मैं बाहर की दुनिया देखती। यहाँ पर थोड़ी फाइनेंशियल कंडीशन थी तो मैं कंटिन्यू उस चीज को कर रही थी। तो जैसे ही थोड़ी तबीयत खराब हुई तो मैंने कहा चलो ठीक है, अभी थोड़ा ब्रेक लेने का समय है, अपने आप को सर्च करने का समय है। तो
देखिए रास्ते अपने आप खुल रहे हैं मेरे लिए। उस Exactly. दौरान एक मेरी कलीग थी, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप बोलते अच्छा हो, आप बोलते अच्छा हो तो आपको आगे बढ़ना चाहिए थोड़ा। तो मैंने कहा कैसे? तो वो बोले कि आदर्श अहमदाबाद आप जानते हो? मैंने कहा नहीं जानती हूँ ना। आप बोले आप उसमें टीओटी का कोर्स कर लो, लाइफ मैनेजमेंट है, आपकी काफी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी बोलने की। तब मैं वहां गई, जैसे कि मैंने ब्रेक लिया, जैसे कि मैंने टीओटी कंप्लीट किया, वहां जाके मैंने टीओटी में एडमिशन ली और काफी कुछ वहां से मुझे सीखने को मिला। तो काफी कुछ वहां से भी सीखी। उस दौरान मैंने आरजे का कोर्स किया हुआ था। आरजे का कोर्स मैंने कैसे किया कि मुझे क्या था कि पब्लिक स्पीकिंग में जाना था और मुझे स्टेज फियर बहुत था, हद से ज्यादा स्टेज फियर था। हालांकि सब मुझे ये अप्रिशिएट करते थे कि इस चीज में कि आप बोलते बहुत अच्छा हो, आपकी स्पीच अच्छी है, पर कहीं ना कहीं मुझे वो लैकिंग दिखती थी कि कैसे ये सब बोलते हैं। मुझे तो इतना डर लगता है, माइक हाथ में पकड़ती हूँ तो मुझसे पकड़ा ही नहीं जाता, ऐसा लगता है कि मैं 2 वर्ड भी नहीं बोल पाऊंगी। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मैं अगर स्टेज परफॉर्मर हूँ, मैंने स्टेज पे परफॉर्मेंस भी की काफी, तो मुझे अब आगे जाना चाहिए और मुझे बोलना भी आना चाहिए। तो उस दौरान एक मैंने बाहर से आते जाते मैंने देखा लाइव वायर्स एक था, मीडिया कोर्सेज ऐसे लिखा हुआ था, लाइव वायर मीडिया कोर्सेज। तो मैं वहां गई, इंक्वायरी करने की, तो बोले हाँ मैडम। तो मैंने कहा कि मुझे एंकरिंग सीखना है। तो बोले एंकरिंग के तो कोई कोर्सेज नहीं है, आरजे कोर्स है यहाँ पर जो हम करवाते हैं जिसमें सब कुछ आ जाता है। तो मैंने कहा ठीक है, चलिए आप मुझे वहीं एडमिशन दे दीजिए। फिर मैंने उस दौरान आरजे कोर्स किया, काफी अच्छे, मैंने अच्छी जो है वो टास्क हम लोगों को मिलते थे, उसके थ्रू मैं अपनी मेरी पर्सनल ग्रोथ बहुत अच्छी हुई। टीओटी वहां मैंने ज्वाइन किया, उसमें मेरी पर्सनल ग्रोथ बहुत अच्छी हुई। तो इस तरह से क्या है वो सिलसिला चलता चल गया। मुझे पता नहीं कब कि मुझे मीडिया से ऑफर आई। एक हमारे पड़ोसी हैं, तो उन्होंने मीडिया ज्वाइन किया हिंदुस्तान की आवाज में। हालांकि मैं मीडिया में जॉब ढूंढ रही थी, बट यहाँ क्या था कि मैं जैसे कि हिंदी भाषी हूँ, तो मुझे हिंदी में अच्छा बोल सकती हूँ, गुजराती, और यहाँ क्या है गुजरात में सब जो स्टेशन हैं वो गुजराती के हैं, चैनल्स हैं वो गुजराती के हैं, तो उन्हें फ्लुएंट गुजराती चाहिए, लविश गुजराती चाहिए, जो मुझे नहीं आती है उतनी। हाँ, हालांकि मैं बोल लेती हूँ, समझ लेती हूँ, बट उतनी लेवल का वो इतनी फ्लुएंसी नहीं है इंग्लिश में। तो कहीं ना कहीं उस चीज के लिए मैं रह जाती थी। तो लकीली मेरे एक पड़ोसी हैं, उन्होंने हिंदुस्तान की आवाज की, उन्होंने ज्वाइन किया, तो मैंने उनको कांटेक्ट किया कि निधि में चैनल है, मुझे मिल सकती है जॉब? तो बोले हाँ, क्यों नहीं मिल सकती है। तो मैं गई, इंटरव्यू दिया, वहाँ पास हुई। उन्होंने कहा कि 3-4 महीने तक आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और इनिशियल स्टेज से, उसके बाद आप परमानेंट जॉब आपको मिलेगी। तो बस 3-4 महीने वहाँ जॉब की, अच्छे से गए। मैं रिपोर्टिंग पे भी जाती थी और एंकरिंग भी की, घर से ऑडियो क्लिप्स भी भेजती थी। काफी अच्छा एक्सपीरियंस मुझे मिला। पर फिर लॉकडाउन हो गया, तो अभी मैंने कहा चलो ठीक है, अब तो दिसंबर हम लोग सोचेंगे कि हम लोग क्या करने वाले हैं। ऐसा परमानेंट जॉब के लिए भी ऑफर्स अभी आ रही हैं, क्योंकि मैंने ऑडियो क्लिप्स मैंने जगह जगह वायरल की, इंस्टा पे, सोशल मीडिया पे, तो वहाँ से भी मुझे ऑफर्स आ रही हैं। तो ये रुद्राक्ष ये है, मैं ये बोलूंगी कि आप जो चाहते हो ना, कायनात कहीं ना कहीं जो है वो आपको वो चीज देने पे मजबूर हो जाती है। बशर्ते आपका जो इंटेंशन है ना वो सही होना चाहिए। आपका इंटेंशन अगर प्योर है ना, तो कहीं ना कहीं चीज आपको वो मिल ही जाती है। जी, थैंक यू। सो आपने आप जब स्टूडेंट थे तब आप डांसिंग में जाना चाहते थे, आपने डांसिंग परस्यू किया, उसके बाद आप टीचर की लाइन में गए, उसके बाद आपने आरजे का कोर्स किया, उसके बाद आप न्यूज चैनल में ऐसी जॉब्स में गए, आज भी जॉब्स आ रही है आपको। सो मोटिवेशनल स्पीकर और ट्रेनर कैसे? देखिए, इंटरकनेक्ट है ये सभी चीजें एक दूसरे के साथ। मैं ये कहूंगी, अगर आप सॉफ्ट स्किल ट्रेनर हो तो सेल्फ अवेयरनेस जैसे पर्सनल रिलेशनशिप जैसे भी आप सीखते हो, ये सब चीजें, ये जो टॉपिक्स हैं उन पर भी आप वर्क कर रहे होते हो। तो कहीं ना कहीं मोटिवेशनल स्पीकर्स भी उन सब चीजों के स्किल्स को बेस पर ही वो लोग जो है वो अपनी स्पीच देते हैं, राइट? जैसे प्रॉब्लम्स है वो इंटरकनेक्ट ही रहती है एक दूसरे से। तो ये सब चीजें जो हैं, अपने आप को जब आप सीख रहे होते हो ना, पहले आप सारी की जो स्किल्स है ना
अपने आप में वो डेवलप होनी चाहिए, तभी आप वो दूसरों को दे पाओगे आप कोई भी चीज, एज पर मी। तो वो चीजें पहले पर्सनल ग्रोथ जो है वो बहुत जरूरी है हमारी लाइफ में। तो खुद स्किल्स पहले डेवलप होनी बहुत जरूरी है, तो ही आप दे पाओगे, तो ही आप एक मोटिवेशनल अच्छे से स्पीकर बन पाओगे। सो बचपन से ही आप अनस्टॉपेबल वुमन रहे हैं, मतलब डांसिंग, टीचर, आरजे, न्यूज चैनल, मोटिवेशन। चाहे मुझे बाहर से किसी ने भी रोका हो, पर मेंटली मैं अनस्टॉपेबल ही रही हूँ। और अंदर ही अंदर आप एक लर्नर भी थे कि मुझे ये सीखना है और उसके बाद में मैं इसमें प्रोफेशनलिज्म करूंगी, इसमें ये परस्यू करूंगी। मतलब पूरी एक फिल्मी लाइफ स्टोरी भी कह सकते हैं और एक लर्नर वाली भी लाइफ स्टोरी कह सकते हैं हमें से। जी बिल्कुल। सो मुझे लगता है कि हमारे लिसनर्स के लिए इनफ होगा। सो या दिस वाज द लाइफ स्टोरी ऑफ मिसेस मीनाक्षी मिर्चंदानी, एंड इसी के साथ हमारा फर्स्ट सेगमेंट कंप्लीट होता है। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेकंड सेगमेंट, दैट इज सिचुएशनल क्वेश्चन आंसर। सो ये सेगमेंट में मैं आपको सिचुएशंस दूंगा और आपको उसका आंसर देना है कि आप अगर इस सिचुएशन में होते तो आप कैसे इस सिचुएशन को ओवरकम करते। सो माय फर्स्ट सिचुएशन इज, जस्ट थिंक कि आपको एक सोशल न्यूज कवर करना है। सोशल न्यूज मतलब पॉवर्टी, वुमेन एम्पावरमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट में से कोई आप एक चूज कर सकते हैं। वो सोशल न्यूज लेना है आपको और आपको एज अ मोटिवेशनल स्पीच उसको डिलीवर करना है। तो आप कैसे करेंगे? एक चीज पहले तो मैं ये क्लियर करूंगी, देखो आप जो चीज मांग रहे हो ना, खरबूजे से आप आमरस एक्सपेक्ट कर रहे हो, राइट? को आप बोल रहे हो कि जाओ भैया ये पेशेंट है उसका ऑपरेशन करना है। नहीं, देखो वो चीजें दोनों जो है वो अलग होती हैं। अगर आप एज अ रिपोर्टर जा रहे हो, न्यूज कवर करने जा रहे हो, तो वो पर्सन अलग है। उस समय आपको वो मोटिवेशनल जो स्पीकर है वो वाली पर्सनालिटी को आपको भूलना पड़ता है। जब आप स्पीच दे रहे हो तब आप रिपोर्टर वाली पर्सनालिटी उसमें मर्ज नहीं कर सकते। ठीक है, इंटरलिंक्ड है, ये मैं चीज को भूलूंगी, ठीक है, लेकिन दोनों चीजें ही अलग हैं, राइट? अगर न्यूज रिपोर्टर आप जा रहे हो तो जो लोगों की प्रॉब्लम्स हैं हम लोगों को वो सामने लानी है। सरकार की जो प्रॉब्लम्स हैं, सरकार की जो बातें हैं वो लोगों तक पहुंचानी है, लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सरकार तक पहुंचानी है। इस तरह की होती है। और मोटिवेशनल स्पीकर तो आप लोगों को हील कर रहे हो, लोगों की हीलिंग के लिए होता है। तो बोथ आर डिफरेंट एज पर मी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जैसे कि हमने एक मूवी में देखा था कि एक न्यूज रिपोर्टर को प्राइम मिनिस्टर बनने का मौका मिला था, नायक मूवी में। तो अगर आपको वैसा कोई चांस मिल जाए तो आप हमारी कंट्री में क्या क्या चेंजेस लाएंगे? थैंक गॉड आपने मुझसे राफेल नहीं बोला, आपने मुझे राफेल नहीं दिया। ऐसा नहीं बोला कि मैडम एक दिन के लिए राफेल आपका हुआ, चलिए जंग लड़िए आप। ऐसा नहीं है। देखिए, पहली बात तो ये मैं बोलूं, जो मूवी में सच्चाई होती है, मूवी में जो बोला जाता है वो सच्चाई से बहुत परे होता है। जो हमारी रियल लाइफ है वो बहुत परे है। हाँ, उनमें से हमें कई बातें सीखने को जरूर मिलती हैं, लेकिन वहां तक पहुंचते पीएम की पोस्ट तक पहुंचते बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, बहुत कुछ सीखना पड़ता है हमें। आप उनसे कभी पूछिए कि उन्होंने क्या क्या नहीं सीखा है, क्या क्या स्टडी नहीं की है। ऐसे ही पॉलिटिक्स पर इतनी सारी बुक इश्यू नहीं होती आज, राइट? तो ये सब चीजें हैं, ये दोनों चीजें हैं। पर फिर भी अगर आपने पूछा ही है तो सबसे पहले तो देखिए, एक चीज जो मैं करना चाहूंगी कि अक्सर मैंने देखा है जो हम फेस्टिवल्स पर या संडे टू संडे कैंपेनिंग चलती हैं, भूख मिटाओ की या नो हंगर मोमेंट होते हैं, सभी हम भी देते हैं, मैं भी देती हूँ गरीबों को, ठीक है, हम लोग भी देते हैं, कपड़े देते हैं, खाना देते हैं। बट मेरे जहन में ये चीज आती है कि
क्यों ना हम ऐसा उनके लिए करें कि कभी उनको दूसरों का दिया हुआ खाना ना पड़े, दूसरों का दिया हुआ पहनना ना पड़े। तो सबसे चीज पहले ये है कि रोजगारी बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली। हाँ, तो उससे कई चीजें क्या है ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, पैसा सब कुछ नहीं होता पर बहुत कुछ होता है, उससे काफी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो जाती हैं। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि उस चीज पर वर्क करना बहुत बहुत जरूरी है। और कोई चेंजेस आपको अपनी कंट्री में? तो दूसरी मैं ये चीज कहूंगी कि जो भी इंटरनेशनल कंपनियां हैं उनको यहाँ से भगा दूंगी। देखिए, ये चीज एक दिन की नहीं है, बहुत ही सोच समझ के की जाने वाली चीजें हैं। जैसे कि हमारे पीएम भी हैं, पीएम साहब हैं, वो भी आत्मनिर्भरता को प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, हमारा जो भारतवर्ष है, आप देखोगे हमारा ट्रेडिशन जो है इतना वाइड है, इतना वास्ट है, इतनी वेरिएशंस हैं उसमें। हमारा कुजीन देखिए, ड्रेसिंग देखिए, तो क्यों नहीं हम लोग स्वावलंबी बनते हैं? क्यों हम लोग जो बाहर की जो ट्रेडिशन है उनको अपनाते हैं, बजाय इसके कि आप देखिए इंडियन फूड अलग अलग वैरायटी का है, अलग अलग कास्ट में अलग अलग वैरायटी के फूड बनते हैं, अलग अलग ड्रेसिंग्स हैं, उनको हम लोग क्यों नहीं आगे लाते? उस चीज पर वर्क करने की बहुत जरूरी है, जिससे ये तो होगा कि हम तो कमाएंगे ही, और हो सकता है वो जो चीजें हैं एक्सपोर्ट भी होने लगे बाहर भी। जो दूसरे देश के लोग हमारे देश में आकर बड़ी बड़ी कंपनी जो है वो सेटअप करते हैं, तो हम क्यों नहीं वहां जाके एस्टेब्लिश करते ऐसी चीज जी। उस चीज पर वर्क करना बहुत जरूरी है आई थिंक। और हाँ, तीसरा जो मुझे सबसे ज्यादा चीज अखड़ती है वो है क्राइम। कि क्राइम क्यों होता है, कि जुडिशरी सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है या संस्कारों की कमी है, तो वो चीज पर वर्क करना बहुत बहुत जरूरी है। ये चीजें मुझे लगता है कि चेंज होनी चाहिए। तो ये सेगमेंट 2 में मैंने आपको 2 सिचुएशंस दी और वो 2 सिचुएशंस को आपने बहुत ही स्मार्टली वे में आंसर्स दिए उन 2 चीजों के। सो अ वेरी नाइस एंड एक्सपेक्टेड आंसर्स फ्रॉम यू। सो नाउ विल गो फॉर आवर थर्ड सेगमेंट, दैट इज योर थॉट्स। तो इसमें मैं आपको क्वेश्चंस पूछूंगा और आपको अपने थॉट्स कहने हैं कि ये क्वेश्चन में मतलब जो मैं आपको बोलूंगा उसके ऊपर आपके थॉट्स क्या है। ओके। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज कि आपको क्या लगता है कि आज बहुत सारी न्यूज चैनल्स है जो फेक न्यूज अभी ऑन एयर ला रही है जस्ट टू इंक्रीज दैट टीआरपी। सो वो न्यूज चैनल्स के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो केस कर दीजिए। अगर आपको पता है कि भाई ये न्यूज चैनल फेक न्यूज प्रोवाइड कर रहा है तो सॉलिड एविडेंस लाइए उनके खिलाफ। पूरा हक है आपको, ठीक है। और मैं तो ये कहूंगी कि देखिए, न्यूज चैनल्स का काम है, एक न्यूज एंकर, एक न्यूज रिपोर्टर का काम है कि वो जेन्युइन न्यूज पास करे, क्योंकि पूरे भारत ही नहीं पूरे वर्ल्ड में जो है न्यूज चैनल चलती हैं। हम लोग घर में बैठे हैं या लोग घर में बैठे हैं, उन पर ट्रस्ट करते हैं, हम पर ट्रस्ट करते हैं इस चीज का कि हम एक ऑथेंटिसिटी रखें उनके लिए, एक ऑथेंटिक न्यूज उनको प्रोवाइड करें, ना कि फेक न्यूज। अगर फिर भी आपको लगता है कि ये न्यूज चैनल फेक न्यूज प्रोवाइड कर रही है तो आप अपनी वॉइस रेज कर सकते हैं, आप आवाज उठा सकते हैं उनके खिलाफ, आपको पूरा हक है। तो जहाँ ट्रस्ट होता है वहीं पे सारे लोग जाते हैं। तो ट्रस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है एक लाइफ में, भले ही वो न्यूज चैनल ही क्यों ना हो या फिर वो पर्सन ही क्यों। प्रोफेशन के लिए तो आपको लॉयल रहना ही चाहिए एज पर मी। प्रोफेशन के प्रति आपको लॉयल तो रहना ही है जी। अगर आप लॉयल नहीं हैं तो उस प्रोफेशन के काबिल भी नहीं हैं आप। और मैं तो नेचर में बहुत ही बिलीव करती हूँ, आपको नेचर भी उस चीज का कभी सपोर्ट नहीं करेगा। उस समय तो ऐसा लगता है कि हम लोग सही कर रहे हैं, हमको बहुत कुछ उस चीज से मिल रहा है, पर आगे चल के उनका नतीजा बहुत ही बुरा होता है। तो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आप जैसे मोटिवेशनल स्पीकर भी है, तो आज मोटिवेशनल स्पीकर्स अपने सेमिनार्स करते हैं और आज अभी इस लॉकडाउन के पीरियड में
वो लोग वेबिनार्स कर रहे हैं, सो वेबिनार भी वो लोग पेड ले रहे हैं। सो आपके व्यूज क्या है कि बीइंग अ मोटिवेशनल स्पीकर, क्या आप कभी पेड सेमिनार करेंगे? और ये जो दूसरे मोटिवेशनल स्पीकर्स अभी पेड कर रहे हैं, जो लोगों के पास से रुपीज ले रहे हैं अपने सेमिनार में आने के लिए, जी वो मोटिवेशनल स्पीकर्स के बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो इस चीज में मैं ये कहूंगी कि हमारी लाइफ का जो पर्पस क्या है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। पर्पस कैसे है कि आप एक प्रोफेशन में सेट हो, राइट, कहीं से आपका अर्निंग सोर्स है, बट साथ साथ में आपको समाज को कुछ देना है, उसके लिए आपको मोटिवेशनल स्पीकर बनना है। तो वहाँ क्या है कि आपके लिए अर्निंग इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अर्निंग का ऑलरेडी आपके पास सोर्स है और आपका पर्पस है कि मुझे समाज सेवा करनी है, ठीक है। सेकेंडली, आप देखोगे कि पहले के जमाने की बात मैं करूं तो शिक्षा को महादान माना जाता था और कुछ फीस भी नहीं रखते थे वो लोग, ऐसे ही शिक्षा को प्रोवाइड करते थे। लेकिन आज देखोगे आप, स्कूल्स हैं वो फीस लेते हैं, टीचर्स हैं पर्सनल ट्यूशन भी चलाएंगे तो उनके लिए अर्निंग का सोर्स है। वो चीज़ गलत नहीं है। अगर आप उसमें अपना 100% आप दे रहे हो, आप पूरा का पूरा टाइम दे रहे हो, दूसरा कोई अर्निंग का सोर्स नहीं है, उसे ही अगर आप अर्निंग का सोर्स बना रहे हो तो उसमें कोई गलत नहीं है। जैसे कि कई लोग होते हैं अपने हॉबी को ही जो है वो प्रोफेशन बना देते हैं, जैसे डांस हुआ, म्यूजिक हुआ। अगर आप उनमें ही वो 100% दे रहे हैं, पूरा का पूरा समय उस चीज में लगा रहे हैं, तो अगर उन्होंने चार्ज कर दिया तो कुछ रॉन्ग इन इट, कुछ गलत नहीं है, बशर्ते आपका पर्पस क्या है वो चीज मायने रखता है। एग्जैक्टली। तो आपका जो नॉलेज है एज अ मोटिवेशनल स्पीकर एंड एज अ न्यूज एंकर, जी, तो आप वो दोनों प्रोफेशन का नॉलेज कैसे कंबाइन करेंगे एक आइडियल सोसाइटी बनाने के लिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। ये चीज तो मैंने जैसे बोली पहले भी कि ये सब चीजें जो है वो इंटरलिंक होती हैं। जैसे इसमें मैं आपको एग्जांपल दूंगी। एक बार मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए गई थी सिविल हॉस्पिटल के बाहर। हुआ यूँ था कि अहमदाबाद के बाजू एक छोटा सा गांव है और लड़की थी, बहुत सेंसिटिव है ये टॉपिक पर मैं रिवील करूंगी इस चीज को। लड़की का गैंगरेप हुआ था। जस्टिस के लिए वो उनकी लाश जो है वो सिविल हॉस्पिटल में पड़ी हुई थी और जस्टिस के लिए 7 दिन से उनके पेरेंट्स, उनके जो समाज के जो लोग हैं वो लोग सिविल हॉस्पिटल के बाहर बैठे हुए थे। हालांकि वो गरीब थे। वो लोग वही बोल रहे थे कि हम गरीब हैं, शायद इसलिए हमको न्याय नहीं मिल रहा। इस जगह कोई बड़ा कोई वीआईपी पर्सन होता, एंटरप्रेन्योर होता, कोई बड़ी पोस्ट पर होता तो उसके खिलाफ तो मीडिया में 2-3 दिन तक मतलब उनको आराम से उनको जस्टिस मिल गया होता उस चीज पर। पूरी जो है वो भारत में, पूरे जो इंडिया में है वो ये बात फैल चुकी होती अब तक। तो यानी हम लोग गरीब हैं क्या, इसलिए हमको जस्टिस नहीं मिल रहा। चलिए, बात तो जस्टिस की है, जाने दीजिए, ये तो हम लोग एक साइड में रख रहे हैं। बट उस समय मुझे ये हुआ, उस समय मैं रिपोर्ट करती हूँ, मैंने पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि मोटिवेशन, जब आप रिपोर्टिंग के लिए जाते हो तो जो मोटिवेशनल स्पीकर है उसको साइड में रखना पड़ता है कहीं ना कहीं। हाँ, सांत्वना हम दे रहे हैं उनको, दैट इज डिफरेंट थिंग। तो ये चीज मुझे वो लगी कि पहले तो रेप होते क्यों हैं, तो इतनी तो कितनी हिम्मत आ जाती है उन लोगों में कि हमारा जुडिशियरी सिस्टम ऐसा है, ठीक है, जो भी है। बट मैं ये कहूंगी कि सबसे पहले तो घर से संस्कार ही ऐसे मिलने चाहिए आपको। हाँ, बेटी पढ़ाओ कैंपेनिंग चल रहा है, क्या हम बेटे पढ़ाओ कैंपेनिंग नहीं चला सकते? क्या हम उनको शिक्षा बचपन से ही नहीं दे सकते कि आपको एक लड़की के साथ कैसे बिहेव करना है, विमेन है तो क्या है, किस तरह से उसके साथ आपको ट्रीट करना है, वो भी एक इंसान है, ऐसे संस्कार। तो ये चीजें कहीं हैं कि मुझे सीखने को मिलती हैं। जब मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग करके आती हूँ तो मेरे पास वो दूसरा टॉपिक आ जाता है बोलने के लिए कि नहीं, अगला जो मेरा टॉपिक होगा इस चीज पर होगा, तो मैं इस चीज को लेकर अवेयर कर सकती हूँ लोगों को कि अपने बच्चों को अच्छे से आप अवेयर कीजिए, टीच कीजिए, उन्हें अच्छे संस्कार डालिए आप उन्हें। तो हमें हमारे ऊपर वाले सिचुएशनल क्वेश्चन में से एक उसका आंसर भी मिल गया कि एक ऐसा कैंपेन भी चालू करना चाहिए जैसे बेटे पढ़ाओ, तो ऐसी जो चीज अभी हो रही है हमारी सोसाइटी में वो भी स्टॉप हो जाए।
बिल्कुल, वो तो बहुत बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। क्योंकि आप देखोगे ना कि अभी मैं एक और इंसिडेंट आपसे ऐसे ही शेयर कर रही हूँ कि इंस्टा पर कुछ दिन पहले 15-20 दिन, एक महीना हुआ है, यूथ आपस में लड़ रहे थे। कौन सा टॉपिक था? फेमिनिज्म और फेमिनिस्ट को लेकर काफी डिबेट चल रही थी। लड़ाई नहीं, मींस लाइक ऑफ डिबेट यू कैन से, चल रही थी। और मैं उनके वो कमेंट्स पढ़ रही थी, उनके वीडियोस देख रही थी। कोई अपनी बात रख रहा था कि आप आके देखो कि यहाँ तो अपन क्या होता है कि जो मेल पर्सन है उनको सहना पड़ रहा है, उल्टा लेडीज जो होती हैं वो दबाती हैं वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पर। और कहीं हम लोग वो देख रहे होते हैं कि कोई ऐसा बोल रहा है कि 80% जो है वो रूरल एरियाज हैं, पिछड़े हुए वर्ग हैं, जो अभी भी जहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस होता है। तो ये चीजें जो है वो 360 डिग्री एंगल से हमें सोचने वाली लगती हैं। हर चीज देखिए, जहाँ पर जो चीज है उस पर वर्क करने की जरूरत है। जो रूरल एरियाज हैं, जो पिछड़े हुए वर्ग हैं, जो अभी भी ऐसा समझते हैं कि नहीं, औरत को सिर्फ और सिर्फ घर का काम करना है, पति की सेवा करनी है, उसमें उसका मोक्ष है, दिस एंड दैट। तो उनके लिए क्या है कि उनके लिए अलग सब्जेक्ट होना चाहिए, उनके लिए अलग उन्हें समझाने की जरूरत है। जहाँ हम लोग इस चीज को भी नकार नहीं सकते हैं कि अर्बन एरियाज में जो है वो विमेन एम्पावरमेंट इतना बढ़ चुका है कि आप देखोगे कि कहीं ना कहीं मेल पर्सन को भी घरों में सहना पड़ता है वो सब चीजें, पर वो 20% है। तो हमें क्या है कि वहाँ बेटी पढ़ाओ, जैसे मैंने वहाँ बोला बेटी पढ़ाओ, तो वहाँ बेटी पढ़ाओ भी जरूरी है। तो इस तरह की चीजें हैं जो अलग अलग एरियाज में, अलग अलग सिचुएशन में हमको उन पर वर्क करने की जरूरत है। एग्जैक्टली। एंड नहीं, ये सभी चीजें बहुत ही ध्यान में लेने की जरूरत है, क्योंकि ये सब चीजों पे अगर हम फोकस नहीं करेंगे तो हमारी कंट्री अभी जो पेस पे चल रही है उसी पेस पे जाएगी। लोगों का माइंडसेट चेंज ही नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। और जैसे मैंने कहा कि बस जिसका जैसा माइंडसेट है उसके हिसाब से आपको चेंज करने की जरूरत है। कि कहीं लगे कि वो इंसान इस तरह से गलत है तो उसे वहां चेंज करने की जरूरत है। सो नहीं, बहुत सीरियस बातें हो गई। और सो अभी हमारे सेगमेंट 4 में 4 का नाम है मूवमेंट्स। सो ये सेगमेंट 4 में हमने 3 मूवमेंट्स आपकी लाइफ की जानने की ट्राई करेंगे हम लोग। कि फर्स्ट की आपकी हैप्पीएस्ट मोमेंट कौन सी थी लाइफ की, सेकंड आपकी सैडेस्ट मोमेंट, और थर्ड जिसके लिए हमने ये पूरा इनिशिएटिव स्टार्ट किया है कि आपने अपनी लाइफ में ऐसा कौन सा बड़ा इनिशिएटिव लिया था कि आप अभी लोगों को उससे हेल्प भी कर रहे हैं और आप अभी खुश भी है वो इनिशिएटिव लेकर। सो मूविंग टूवर्ड्स आवर फर्स्ट मोमेंट, दैट इज द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ। हैप्पीएस्ट मोमेंट देखिए, एक घरेलू लड़की, स्त्री के लिए एक चीज क्या हो सकती है, इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है कि जब वो घर से बाहर निकली तो उसे अपने आप ही रास्ते मिल गए। जैसे मैंने पहले भी बताया अपनी स्टोरी में कि जैसे जैसे मैं निकली तो मुझे भरतनाट्यम सीखने का मौका मिला, शायद मेरा डेडिकेशन था। और जैसे मैंने सरोज खान के शो, मैंने काफी स्टेज शो भी किए, और सरोज खान का जो शो था सबसे ज्यादा मुझे खुशी उस चीज के लिए मिली कि मुझे वो वहाँ का प्लेटफॉर्म मुझे मिला था। तो एक मैं ये कहूंगी कि एक लड़की जो कि बिल्कुल एक ऑर्थोडॉक्स घर से आई है, जिनका माइंडसेट अलग चीजों के साथ है, उसके लिए जो बाहर निकलना है उससे बड़ी खुशी की बात और कोई नहीं हो सकती। कम सैडेस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ, तो मैं ये कहूँ कि देखो, अगर आप किसी भी सिचुएशन को दुखी वे में देखते हो तो आप उसमें आपको सिर्फ दुख ही दिखाई देगा, जो कि मैंने कभी नहीं देखा। कहीं ना कहीं चीज, जैसे मैंने बताया कि जब मुझे भरतनाट्यम का बहुत शौक था, मेरे सपने पूरे हो रहे थे, मैंने 6 साल कंप्लीट भी अच्छे से कर लिए, बट मुझे नी की प्रॉब्लम हुई तो मुझे वहीं रोकना पड़ा। पर एक बात वहां अच्छी हो गई कि मुझे टीचर की जॉब मिल गई, मेरा वो सपना पूरा हो गया एजुकेशन वाला, राइट। अब मुझे वहां भी प्रॉब्लम आ गई, मुझे हाथ में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, अब मुझे वो जॉब छोड़नी पड़ी। तो ये चीज वहां अच्छी हो गई कि अब मैं बड़े बच्चों को पढ़ाने जा रही हूँ। तो सैडेस्ट मोमेंट है कहाँ आपकी लाइफ में? हर चीज में आप एक पॉजिटिविटी देखिए, कहीं कोई दुख नहीं है। अगर दुख है तो उसके साथ साथ कुछ अच्छे होने के लिए है। एवरीथिंग हैपेंस फॉर द रीजन, कुछ अच्छे होने के लिए ही होता है। Exactly.
और मतलब आप अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखेंगे तो पूरा एनवायरनमेंट पॉजिटिव ही हो जाएगा. बिल्कुल 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 थिंक बिल्कुल पॉजिटिव, बिल्कुल एवरीथिंग विल बी पॉजिटिव. बिल्कुल पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव चीजें ही अट्रैक्ट करोगे आप। या और कुछ ना कुछ अच्छा होने के लिए ही उस चीज में, पर आपको बिलीफ सिस्टम आपका जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए कि जो कुछ भी हो रहा है मेरे साथ वो अच्छे के लिए हो रहा है. बट हाँ. अनस्टॉपेबल रहना है, थक के बैठ नहीं जाना है, ये चीज पहले हमें ध्यान रखनी है. सो आपने अपनी लाइफ में सबसे बड़ा इनिशिएटिव कौन सा लिया है? सबसे बड़ा इनिशिएटिव तो फिर वही आता है कि जब मैं घर से निकली, ठीक है, तो कईयों ने मुझसे ये कहा आकर कि जैसे मेरे घर का है एटमॉस्फेयर था, तो सबसे बड़ी मैं थी, डॉटर. तो कहीं ना कहीं मेरे पीछे जो है, जो भी जितने भी मेरी सिस्टर्स हैं, मेरे कजिन्स हैं, उनके लिए रास्ते खुल गए. ओके, यहाँ मैं बड़े बेटे की बड़ी बहू हूँ. यहाँ पर भी मैं ससुराल में आई तो सबसे मेरे फादर इन लॉ 8 ब्रदर हैं, तो उनकी सबसे बड़ी डॉटर इन लॉ मैं ही हूँ. तो मैंने ये कदम लिया कि नहीं, मुझे घर से बाहर निकलना है, चाहे कितने भी ऑब्स्टेकल्स आए, चाहे कितनों ने भी मुझे रोका क्यों ना हो. तो एक बार मैं घर से बाहर निकली तो सबको ऐसा लगा कि भाभी आपने हमारे लिए रास्ते खोल दिए. तो ये एक बड़ा इनिशिएटिव, मुझे नहीं लगता है कि इससे बड़ा कोई मेरे लिए इनिशिएटिव होगा लाइफ में. और मुझे बहुत खुशी है कि आज बहुत सारी मेरी फैमिली में मेंबर्स हैं, वो भी कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं आगे बढ़ने के लिए. एग्जैक्टली. तो ये भी एक अनस्टॉपेबल वाला ही हो गया कि नहीं, ऑलवेज भी अनस्टॉपेबल. अगर आप अनस्टॉपेबल बन के अपने सराउंडिंग्स को भी सपोर्ट करेंगे तो वो लोग भी आपको हेल्प करने के लिए आ जाएंगे और वो लोग भी आपके पाथ पे ही चलने शुरू हो जाएंगे. बिल्कुल बिल्कुल. देखिए, बहुत खुश भी होते हैं हमारे फैमिली मेंबर्स. कई बार ऐसा लगता है, जैसे मैंने बताया कि मैंने न्यूज चैनल ज्वाइन किया, हिंदुस्तान की आवाज न्यूज. मेरे पास 6 डिलीट हो गई है, वरना मैं शेयर करती आपको. मेरी बुआ ने जब देखा, जिनकी मैं बात कर रही थी, जो मुझे भरतनाट्यम के लिए लेके गई थी, फिर डांट भी खाई थी मेरे पापा से, उनकी बात मीनू तुझे मुझे देख के इतना खुश हो रहा है, ऐसा लगता है कि जो मैं चाहती थी अपनी लाइफ में, मैं बनना चाहती थी, सारे सपने तू पूरे कर रही है. मैं तुझे मुझमें अपने आप को तुझमें देख रही हूँ. तो मुझे इतनी खुशी मिलती है उस चीज के लिए कि नहीं, मैं उनके कहीं ना कहीं उनके सपने भी पूरे कर रही हूँ. वाह. मतलब जो दूसरा कोई नहीं कर पाया और वो हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है और वो हम करके दिखा दे, तो हमारी हैप्पीनेस. पीछे के लिए रास्ता भी खुल रहा है, ऐसा भी हो रहा है. जिनको करना है उनके लिए रास्ते अभी ओपन है. या ऐसा हो गया है. या सो दिस इज द एंड ऑफ सेगमेंट 4 और सेगमेंट 5 जो हमारा लास्ट सेगमेंट है, दैट इज योर विजन और ड्रीम. तो अब आप आगे क्या करना चाहती है? आपका विजन क्या है? आपका ड्रीम क्या है? हाँ, देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगी कि आप जब इनिशिएट करते हो ना, तभी आप लोगों को बताइए कोई भी चीज. अपने ड्रीम्स को पहले आप रिवील मत कीजिए, बट ड्रीम्स को रिवील करना भी बहुत जरूरी है दूसरों को मोटिवेट करने के लिए. तो जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मेरा ड्रीम था कि अक्सर मैं दान तो करती हूँ, दान में विश्वास करती हूँ, बट गुप्त दान ही करती हूँ. जैसे गरीबों को कुछ भी खिला दिया, लाइक बड़े फेस्टिवल्स पर कपड़े दान कर लिए, या किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो मैं उन्हें कर लेती थी. बट कहीं ना कहीं वो चीज मुझे लगती थी कि मैं कुछ उनके लिए ऐसा करूं कि वो अपने पैसों से लेकर ये सब चीजें खरीदे, मेरा दिया हुआ या किसी और का दिया हुआ न ले, इस तरह से. तो अभी मैंने एक बिजनेस भी ज्वाइन किया है, अभी मैं एंटरप्रेन्योर भी बनने जा रही हूँ. वहाँ ऐसा सपना है कि एक चेन बनानी है हमको, कि किसी ने मुझे ऐड किया है, ये काफी पॉपुलर है बिजनेस, बहुत सारे हैं, प्रोजेक्ट्स भी आए हैं इस पर. उसमें मैं अभी ज्वाइन हुई हूँ और वहाँ ड्रीम है मेरा कि कम से कम जब मेरी 1 लाख तक की इनकम हो जाएगी, तब मैं कम से कम 5 लाख लोगों को 1 लाख तक की इनकम तक ले जाऊं, उनको रोजगार प्रोवाइड करूं. जो सपने उन्होंने देखे हैं, जैसे मेरे सपने हैं, मैं पूरा भारतवर्ष देखूं, भारत का एक कोना देखूं, इंडिया देखूं, इंडिया ही नहीं, इंडिया के बाहर की दुनिया, वर्ल्ड टूर करूं. दुनिया, भगवान ने इतनी अच्छी जिंदगी दी है हमें, इतनी खूबसूरत दुनिया है, वो देखने का मन है मुझे. तो कई सपने दूसरे लोगों को भी ऐसे हैं, तो उन सपनों को मैं पूरा करूं. तो ये मेरा ड्रीम है सबसे
ड्रीम्स तो मेरे बहुत सारे हैं। भरतनाट्यम जैसे योगा है, हमारा ट्रेडिशन है, जैसे नेचुरोपैथी है, आयुर्वेदिक है, इतना वाइड है, इतना वास्ट है और इजी है, इतना हमारी डिजीजेस इतनी जल्दी क्योर हो जाती हैं। बट कहीं ना कहीं जो कि ब्रिटिश रूल था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो एस्टेब्लिश हुई थी, ब्रिटिश रूल था, कहीं ना कहीं ये सब चीजें ढक रह गई थी। उन चीजों को वापस मुझे उभार कर लाना है, एक्सपोज करना है, अवेयर करवाना है लोगों को। कई सारे मेरे ड्रीम्स हैं। वाओ, मतलब एक ऐसी एक गांव की बच्ची जो जिसका ड्रीम था कि वो डांसिंग में जाए, डांसिंग परस्यू किया, फिर उसका ड्रीम था कि वो टीचर बने, टीचर भी बने, फिर आरजे का कोर्स किया, फिर न्यूज एंकर बने, न्यूज एंकर से मोटिवेशनल स्पीकर, ट्रेनर, और मतलब बीइंग एन अनस्टॉपेबल वुमन, आपने अपनी लाइफ में कितना कुछ सीखा है और कितना कुछ अचीव भी किया है। और आज हमारे लिसनर्स को आपने एक अलग ही लेवल पे इंस्पायर कर दिया है कि मतलब जैसे कि आपने बोला कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जैसे एक बेटे बढ़ाओ बेटे पढ़ाओ, वो कैंपेन भी स्टार्ट करना है जी। वो जो कैंपेन, जो बेटी पढ़ाओ वाला जो कैंपेन जिस भी जगह पे अभी स्टार्ट करना पड़ रहा है, वो लोगों को ये पॉडकास्ट सुनना चाहिए। तो लोगों को पता चलेगा कि एक छोटे गांव की बेटी आज कितना कुछ कर रही है और कितना कुछ बन गई है। और नहीं, बनना बाकी है, सीखना बाकी है रुद्राक्ष। हाँ, मतलब ऑलवेज बी ए लर्नर। लोगों का सपोर्ट भी चाहिए इसमें। मैं ये सब गुजारिश करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा मुझे सपोर्ट करो, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा आपको सक्षम बना सकूं। एग्जैक्टली। जो है वो वीक का टैग आप पर से हट जाए। नहीं, हम भी लोगों को अपील कर रहे हैं कि ये मिसेस मीनाक्षी मिर्चंदानी को आप सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये एक वॉइस रेजर की जैसे भी अभी काम कर रही है, एक न्यूज एंकर और एक सोशल वर्कर की तरह के भी आप काम कर रहे हैं। मतलब कितना वॉइस रेज किया है अपने आप को, आपके खुद का और दूसरों का। मतलब बहुत ही इंस्पिरेशनल वुमन है आप अभी मेरे लिए पर्सनली, क्योंकि मैं अभी आपके लिए लाइव टॉक कर रहा हूँ। सो इतने सारे स्ट्रगल में से आप पास हुए और अभी आप एज अ लर्नर भी बहुत कुछ सीख रहे हैं, और अभी एक थोड़े सक्सेसफुल भी है आप अभी, कि नहीं आपकी जो ड्रीम्स थे, आपको जिसको खुश करना था, आपको जो अचीव करना था जिसके लिए। आपने रुद्राक्ष जो आपने सक्सेस की बात कही है, उसके लिए मैंने अभी सक्सेस बाकी है। देखिए, उसके लिए मैंने चंद लाइनें लिखी हैं, मैं लिख भी लेती हूँ थोड़ा बहुत, तो मैं वो सुनाना चाहूंगी आपको, ठीक है? अकेले ही निकल पड़े थे सपनों का झोला लिए, अकेले ही निकल पड़े थे सपनों का झोला लिए, रास्ते भी मिले और खूबसूरत पड़ाव भी मिले। कुछ छूट गए, कुछ साथ हो लिए, कुछ छूट गए, कुछ साथ हो लिए, कुछ हमसफर बन गए तो कुछ याद दे गए। देखते ही देखते एक कारवां सा बन गया है, देखते ही देखते एक कारवां सा बन गया है। मंजिल तो तय है मगर रास्ते अब भी अनजान है। जाने किन किन आशियानों पर ठहरना है बाकी, जाने किन किन आशियानों पर ठहरना है बाकी, जाने कितने अजनबी रास्तों से गुजरना है बाकी। अकेले ही निकल पड़े थे सपनों का झोला लिए, रास्ते भी मिले और खूबसूरत पड़ाव भी। वाह, इट्स इनक्रेडिबल। आई हैव नो वर्ड्स लिटरली। मतलब एक सक्सेस आपको जो अचीव करना है, आपका जो गोल है, वो तभी मिल जाती है जब आप उससे सोच लेते हैं, उसको ठान लेते हैं कि नहीं मैं ये करूंगा। पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली। और मैं मेरे सारे पॉडकास्ट में भी बोलता हूँ, ये एक जो मोटिव है हमारा, लोगों को इंस्पायर करना, कि आपके जैसे लोगों को ये प्लेटफॉर्म पे लाके दूसरे लोगों को इंस्पायर करना कि नहीं, ये आंटी ने जो किया है वो आप भी कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अभी डर जाते हैं कि नहीं इतना सब कुछ स्ट्रगल है मेरी लाइफ में, मैं क्या करूंगा, वो कुछ क्विट कर देते हैं। मतलब एक जो आप इंस्पिरेशन बनके, एक इनिशिएटर बनके हमारे प्लेटफॉर्म पे आई है आज, तो बहुत लोगों को आपने इंस्पायर किया है, और इनफैक्ट आपने मुझे भी इंस्पायर कर दिया है आज। तो इतना सारा स्ट्रगल करके आप इतने बहुत कुछ कर रहे हो, मैं तो खुद आपसे इंस्पायर हूँ।
इतना अच्छा प्लेटफॉर्म आपने बनाया है, हम्म। मुझे बहुत रियली मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। और एक ही चीज मैं मेरे सारे पॉडकास्ट में बोलता हूँ कि आप सोच लेते हैं कि मैं ये करूंगा, आप ड्रीम कर लेते हैं, आप अपना गोल भी डिसाइड कर लेते हैं, प्लानिंग हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, पर लेडर क्लाइंब करने के लिए लोग पैर ऊंचा करना भूल जाते हैं या फिर वो करते ही नहीं है। आप इनिशिएट ही नहीं करते, इनिशिएटिव नहीं लेंगे आप। हाँ, डर होता है ना, उनमें फियर होता हाँ। है फेलियर का, कि कहीं हमको सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अरे एक- सक्सेस नहीं मिलेगी, एटलीस्ट एक्सपीरियंस तो मिलेगा। हाँ। देखिए, एक चीज मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे कि आप चांद पर जाने के सपने देख रहे हो, राइट? हम्म। चांद पर जाने के लिए आप क्या करोगे? एयरक्राफ्ट में बैठोगे, हाँ। पहले पहले तो आकाश की तरफ जाओगे, हम्म। ठीक है? आकाश से ऊपर उड़ने की कोशिश करोगे, ठीक है? तो आप ये तो भले आप चांद पर नहीं भी पहुंचे, आपने आकाश का तो मुआयना कर लिया, वहां तो कितनी सारी एग्जैक्टली। चीजों का एक्सपीरियंस कर लिया, वहां तक भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। वो क्यों भूल हम्म। जाते हैं? काफी सारा एक्सपीरियंस हमें मिल जाता है, काफी कुछ हम सीख लेते हैं उस चीज से। इनिशिएटिव तो लिया ना एयरक्राफ्ट में बैठने के लिए कि नहीं, आप चलो मैं हाँ, जाऊं, मैं ट्राई तो करूं, इनिशिएट तो करूं। बिल्कुल। सो दैट इज आवर मोटिव कि लोगों को अभी डर हो जाता है, वो डर जाता है कि हम क्या करें, इसलिए हम इतने सारे लोगों को बुला लेते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे और लोगों को कह रहे हैं कि नहीं, जस्ट ट्राई टू इनिशिएट। यस, बिल्कुल। Yeah. So thank you so much, Mrs. Meenakshi Mirchandani, a news anchor, motivational speaker, and trainer, for being with us today on our podcast. So thank you so much. थैंक यू सो मच रुद्राक्ष। बाय। Bye. जय हिंद। Jai Hind.